16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 पे न्यू मैक्सिको के डिजर्ट में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है। एक ब्लास्ट जो 20,000 टन टीएनटी के बराबर था। एक ऐसा फ्लैश जो 180 माइल्स दूर तक दिखाई दिया। और उस पल एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने क्रिएशन को देखकर एक पुराने ग्रंथ की लाइन याद करते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. ये है कहानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुआ एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट जिसने हार्वर्ड और यूरोप की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स सीखी। एक आदमी जिसका दिमाग क्वांटम मैकेनिक्स समझता था और जिसका दिल पॉलिटिक्स और पोएट्री दोनों में उलझा था। वो साइंटिस्ट जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करके दुनिया को पहला एटॉमिक बम दिया। और वही इंसान जो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अपने क्रिएशन से परेशान हो गया। ओपेनहाइमर एक नाम नहीं है, एक लिगासी है, एक हीरो भी है और एक विलन भी। और सबसे ज्यादा एक ऐसा आदमी जो अपनी ही ब्रिलियंस के बोझ तले दब गया। तो चलिए ओपेनहाइमर की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं निशांत और ये हमारा चैनल पास्ट पोर्ट्रेट्स। 22 अप्रैल 1904 न्यूयॉर्क सिटी 155 रिवर साइड ड्राइव के एक लग्जरियस अपार्टमेंट में पैदा होते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट के पिता जूलियस ओपेनहाइमर जर्मनी से 1888 में अमेरिका आए थे। बिना पैशन, बिना इंग्लिश लैंग्वेज और बिना डिग्री के सिर्फ एक डिकेड्स में टेक्सटाइल इंपोर्टिंग बिजनेस खड़ा करके एक वेल्दी बिजनेसमैन बन गए। रॉबर्ट की माँ एला फ्राइडमैन एक पेंटर थी जिसने उनके अंदर आर्ट और सेंसिटिविटी डाली। बचपन से ही रॉबर्ट अलग था। 9 साल की उम्र तक वो ग्रीक और लैटिन में फिलॉसफी पढ़ रहा था। 12 साल की उम्र में उसने न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब को इतना मैच्योर लेटर भेजा कि उन्होंने उसे एक एडल्ट समझकर लेक्चर देना बुला लिया। तभी सभी को लगने लगा यह लड़का डिफरेंट है। लेकिन उसके ब्रिलियंस के साथ एक प्रॉब्लम भी थी। वो शाई और फ्राइल था। साल 1921 रॉबर्ट इथिकल कल्चरल स्कूल से वैलेडिटोरियन बनकर ग्रेजुएट करता है। यह स्कूल एक मोटो पर बेस्ड था, डिड बिफोर क्रीड, मतलब कि एक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट देन बिलीव्स, जो उसकी जिंदगी का एक प्रोफेटिक स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है और 1922 के समर उसने न्यू मैक्सिको के एक रेंज पर गुजारा, डाइसेंट्री से रिकवर करते हुए। वहीं से डिजर्ट और माउंटेन से उसका लाइफ लॉन्ग अटैचमेंट शुरू हुआ। 2 डिकेड बाद वो वही लैंडस्केप लॉस आलमोस प्रोजेक्ट के लिए चुनेगा। सितंबर 1922 रॉबर्ट हार्वर्ड ज्वाइन करता है। पहले केमिस्ट्री पढ़ने आया लेकिन जल्द ही फिजिक्स में शिफ्ट हो गया। लैब वर्क उसके पेशेंस के बाहर था, इसलिए उसने थियोरेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आइडियाज में अपना फोकस रखा। साल 1925 ओपेनहाइमर एक प्रॉमिसिंग फिजिसिस्ट बन चुका था। अब उसकी जर्नी अमेरिका से यूरोप की तरफ जाने वाली थी, कैम्ब्रिज और फिर गॉथिंगन से, जहां उसका सामना होगा क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडिंग फादर से। 21 की एज में रॉबर्ट यूरोप पहुंचते हैं। उनका पहला स्टॉप था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कैवेंडिश लेबोरेटरी, जहां जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, वो डायरेक्टर थे। लेकिन यहाँ रॉबर्ट स्ट्रगल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स उनको बोरिंग लगती है और उनके ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट के साथ उनका रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि डिप्रेशन तक आने लगता है। एक इंसिडेंट तो इतना एक्सट्रीम था कि उन्होंने ब्लैकेट के डेस्क पर एक एप्पल छोड़ दिया जिसमें केमिकल मिला हुआ था। उनके वेल्दी पेरेंट्स ने इंटरवीन किया और वो रेस्ट्रिक्ट होने से बच गए। बाद में उन्होंने अपने भाई से एक्सेप्ट किया कि इट इज ओकेजनली ट्रू दैट आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। 1 साल बाद 1926 में उनकी लाइफ बदलने वाली थी। मैक्स बॉर्न गॉटिंगन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट के थियोरेटिकल फिजिक्स के डायरेक्टर ने उन्हें इन्वाइट किया। गॉटिंगन तब क्वांटम मैकेनिक्स के एपिसेंटर थे। यहाँ ओपेनहाइमर की मुलाकात होती है हाइजेनबर्ग से, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्रिएटर हैं, वुल्फगैंग पॉली से, जो अपने शार्प क्रिटिसिज्म के लिए फेमस थे, पॉल डायरेक जो मैथमेटिकल जीनियस थे, और सबसे इम्पोर्टेंट नील्स बोहर से, जो उसके लिए एक तरह से साइंटिफिक फादर फिगर बन जाते हैं। ओपेनहाइमर यहाँ पर अपनी एनर्जी और इंथुजियाज्म से स्टैंड आउट करते हैं, कभी कभी इतना कि उनके कॉलीग्स इरिटेट हो जाते थे। मार्च 1927 रॉबर्ट अपना डॉक्टरेट कंप्लीट करते हैं। उनके ओरल एग्जाम के बाद एग्जामिनर जेम्स फ्रैंक ने कहा, आई एम ग्लैड दैट्स ओवर।
He was on the point of questioning me. इस दौरान ओपेनहाइमर ने 1 दर्जन से ज्यादा पेपर पब्लिश किए और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, एक ऐसी थ्योरी जो न्यूक्लियर मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन को अलग ट्रीट करती थी और आज भी क्वांटम केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल है। 2 साल बाद 1929 में 25 की एज में अपना यूरोपियन सफर कंप्लीट करके ओपेनहाइमर वापस अमेरिका लौटते हैं, अब एक वर्ल्ड क्लास थियोरेटिकल फिजिक्स के रूप में। उन्होंने कुछ समय के लिए यूसी बर्कली और कैलटेक में टीचिंग पोजीशन एक्सेप्ट की थी। अर्ली डेज में वो एक टेरिबल टीचर माने जाते थे, लेक्चर कंफ्यूजिंग होते थे, डिलीवरी वीक थी, लेकिन 1930s तक बर्कली में उन्होंने अपना एक स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब वो स्टूडेंट के लिए एक मेस्मराइजिंग टीचर बन गए। इस दौरान उनके स्टूडेंट ने अपने आप को ओपीज बॉय कहना शुरू कर दिया। 1930s की शुरुआत में दुनिया बदल रही थी। ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका को तोड़ दिया और यूरोप में फैसिज्म राइज कर रहा था। एक वेल्दी इमिग्रेंट फैमिली का बेटा के होने के बावजूद ओपेनहाइमर अपनी सोसाइटी की सफरिंग फील करने लगे थे। यही वो दौर था जहां से उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जागनी शुरू हुई थी। साल 1936, 32 की एज में बर्कली में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मुलाकात होती है जीन टैटलॉक से, एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट और कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर। जीन उसके लिए सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक इमोशनल एंकर भी थी, लेकिन उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड था, कभी इंटेंस लव, कभी डिस्टेंस। जीन के पर्सनल स्ट्रगल्स और डिप्रेशन ने ओपेनहाइमर के दिल पर गहरा असर छोड़ा। इसी दौरान दुनिया बदल रही थी। स्पेन का सिविल वार जो 1936 से 1939 तक चला था, स्टार्ट हुआ था। फैसिस्ट डिक्टेटर फ्रांको के खिलाफ रिपब्लिकन्स लड़ रहे थे और उनका सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स और लेफ्टिस्ट ने फंड रेज किया। ओपेनहाइमर ने भी अपना हिस्सा दिया अपने भाई फ्रैंक और दोस्तों के थ्रू। यह स्टेप उनके पॉलिटिक्स में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत थी। वो कभी ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके क्लोज सर्कल में कम्युनिस्ट थे। उनका भाई फ्रैंक, उनकी गर्लफ्रेंड जीन और उनके कुछ एकेडमिक फ्रेंड। इसी वजह से FBI ने उनके नाम अपनी सर्वेलेंस लिस्ट में डाल दिया। साल 1939 में यूरोप में एक साइंटिफिक डिस्कवरी होती है जो वर्ल्ड हिस्ट्री बदल देती है। न्यूक्लियर फिजन। ओटो हान और फ्रिज स्ट्रासमैन जर्मनी में यूरेनियम न्यूक्लियस तोड़ देते हैं और लीज मेटनार और ओटो फ्रिज समझते हैं कि प्रोसेस से अनइमेजिनेबल एनर्जी निकल सकती है। ओपेनहाइमर तुरंत इस डिस्कवरी पर फोकस करते हैं। उनको समझ आता है कि अगर फ्यूजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए तो एक ऐसा वेपन बन सकता है जो पूरी सिटी को तबाह कर देगा। ये वही दौर था जहां रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक टीचर और लवर से धीरे धीरे बन रहा था द साइंटिस्ट हु कुड चेंज द फेट ऑफ नेशन। साल 1940 रॉबर्ट ओपेनहाइमर की पर्सनल लाइफ में एक नया टर्न आता है। उनकी शादी होती है कैथरीन प्यूनिंग से, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, पीटर और टोनी। लेकिन ओपेनहाइमर के पॉलिटिकल कनेक्शन और उनके क्लोज फ्रेंड कम्युनिस्ट होने की वजह से FBI का सस्पिशन और गहरा हो जाता है। 1939 से 1940 के साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ने फिजिक्स की दुनिया हिला दी थी। फ्यूजन के डिस्कवरी के बाद यह कंसर्न उठने लगा कि जर्मनी शायद सबसे पहले एटॉमिक बम बना ले। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो जिलार्ड ने US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक फेमस लेटर लिखा, वार्निंग दी कि नाजी न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। यही लेटर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सीड बनता है। 1941 में पीर हार्बर पर जापानीज अटैक होता है। अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑफिशियली इंटर करता है। अब न्यूक्लियर रिसर्च एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट बन जाता है। 1942 में US गवर्नमेंट ने एक मैसिव प्रोजेक्ट ऑथराइज किया जिसका कोड नेम रखा गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जनरल लीजली ग्रोव्स को इसका मिलिट्री हेड बनाया गया। ग्रोव्स को एक साइंटिफिक लीडर चाहिए था जो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल लीडरशिप दोनों ला सके। सबके सरप्राइज के कॉन्ट्रेरी ग्रोव्स ने चूज किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। वो नोबेल प्राइज विनर नहीं थे, उनका रेपुटेशन एक टीचर और थियोरिस्ट का था। फिर भी ग्रोव्स ने ट्रस्ट किया कि ओपेनहाइमर वो इंसान है जो साइंटिस्ट को एक साथ जोड़कर एक इम्पॉसिबल मिशन को रियलिटी में बदल सकता है। 1943 में लॉस आलमोस न्यू मैक्सिको में एक मेसा के ऊपर डिजर्ट और माउंटेन के बीच बनाया गया एक टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी। यहाँ दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट, केमिस्ट, इंजीनियर और मिलिट्री ऑफिसर्स इकट्ठे हुए और उन सब का एक ही गोल था, नाजी से पहले बॉम्ब बनाना। ईयर 1943 लॉस आलमोस लेबोरेटरी ऑफिशियली शुरू होती है। डिजर्ट के बीच बनाया गया इस कैंप को ओपेनहाइमर अपना सीक्रेट सिटी कह सकते थे। यहीं पर अमेरिका की बेस्ट साइंटिस्ट आते हैं, एनरिको फर्मी, चेन रिएक्शन के मास्टर,
रिचर्ड फेमैन यंग जीनियस अपने ह्यूमर के लिए फेमस, हैंस बेथे थ्योरी डिवीजन के हेड, नील्स बोर डेनिस फिजिसिस्ट जो सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ अमेरिका लाए गए। ओपेनहाइमर के लीडरशिप स्टाइल ने सबको इम्प्रेस किया। वो डिटेल में जाकर हर साइंटिस्ट की प्रॉब्लम सुनते और उनके आइडियाज को एक साथ इंटीग्रेट करते। इस दौरान एक और लेयर थी, सीक्रेसी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 1,30,000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। अलग अलग साइट पर ओक रिज में यूरेनियम इनरिचमेंट, हानफोर्ड में प्लूटोनियम प्रोडक्शन और लॉस आलमोस में वेपन डिजाइन। लेकिन इनमें से मेजोरिटी को पता भी नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं। 1944 में जर्मन प्रोग्रेस की रिपोर्ट स्लो हो गई थी, पर जापान अभी भी लड़ रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट को लगने लगा कि शायद वो बॉम्ब रेस की फाइनल स्टेज में है। इस समय लॉस आलमोस में 2 बॉम्ब डिजाइन फाइनलाइज किए गए। लिटिल बॉय जो यूरेनियम 235 गन टाइप डिजाइन था और फैटमैन जो प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप डिजाइन था। ओपेनहाइमर हर डिसीजन में सेंट्रल थे, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बीच ब्रिज बनकर। और फिर आया मूवमेंट जिसने दुनिया बदल दी। 6 जुलाई 1945 सुबह का 5:29 न्यू मैक्सिको के डिजर्ट में ट्रिनिटी टेस्ट हुआ। एक फ्लैश जो सूरज से भी ज्यादा चमका, एक शॉक वेव जो माइल्स तक गूंज उठी, एक मशरूम क्लाउड जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। उस पल ओपेनहाइमर के दिमाग में संस्कृत के ग्रंथ भगवत गीता की लाइन घूमी। Now I am become death, the destroyer of worlds. मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपना मिशन एकम्प्लिश कर चुका था। अब डिसीजन पॉलिटिशियन के हाथों में था, बम कब और कहां गिराया जाएगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम बॉम्ब गिराया जाता है। लगभग 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मर जाते हैं। कुछ हफ्तों के अंदर यह नंबर डबल हो जाता है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम बम गिरता है। 40,000 से ज्यादा लोग तुरंत मौत के घाट उतर जाते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक बड़ा डर था नाजी जर्मनी के साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च। फ्यूजन डिस्कवरी और जर्मन प्रोग्रेस ने एलाइड साइंटिस्ट को डराया कि अगर नाजीज पहले बॉम्ब बना लेते तो रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक होता। इसी अर्जेंसी के चलते प्रोजेक्ट को तेज किया गया। लेकिन हिस्ट्री का ट्विस्ट ये था कि जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया। तब तक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945 को सक्सेसफुल हुआ था। जब बॉम्ब ऑपरेशनल हो गया, यूएस लीडर का फोकस जापान और पैसिफिक वार पे आ गया, जहां लैंड इन्वेजन और ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी थे। पॉलिटिशियन और मिलिट्री कैलकुलस के हिसाब से एक बार वार को जल्दी खत्म करने के इरादे से बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे यूज किया गया। 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर करता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपना गोल अचीव कर चुका था, पर एक ऐसे तरीके से जो इंसानियत को हमेशा के लिए डिवाइड कर गया। ओपेनहाइमर का रिएक्शन मिक्स्ड था। पहले वो एक नेशनल हीरो बने, न्यूज़पेपर में उनको फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट को व्हाइट हाउस में बुलाया गया। अक्टूबर 1945 में ओपेनहाइमर प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से मिलते हैं। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड। ट्रूमैन गुस्सा हो जाते हैं और अपने एड्स को कहते हैं, डोंट ब्रिंग दैट क्राई बेबी बैक इन माई ऑफिस। यह पल ओपेनहाइमर के लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने समझ लिया कि साइंटिस्ट ने जो वेपन बनाया है उसका कंट्रोल अब उनके हाथ में नहीं रहा। 1945 के बाद ओपेनहाइमर अपनी एनर्जी एक नए मिशन में लगाते हैं, न्यूक्लियर वेपन को रेगुलेट करना। उन्होंने सपोर्ट किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने का, जिसमें सिविलियन का कंट्रोल हो, मिलिट्री का नहीं। लेकिन उनके गिल्ट और डाउट उनकी इमेज को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कुछ लोग उनको सेवियर कहते हैं तो कुछ लोग डिस्ट्रॉयर। 1947 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद ओपेनहाइमर को एक नई जिम्मेदारी मिलती है। उन्हें बनाया जाता है प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के डायरेक्टर, वही जगह जहां अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लेजेंड थे। यहाँ ओपेनहाइमर एक रिस्पेक्टेड पब्लिक इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। लेकिन कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो चुका था। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एटॉमिक रेस तेज हो रही थी। यूएस साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे थे कि अगला स्टेप था हाइड्रोजन बम, जिसे फ्यूजन बम भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम का ओपेनहाइमर ने ओपनली अपोज किया। उन्होंने कहा कि इन द डिबेट ऑफ हाइड्रोजन बम द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस इज अगेंस्ट इट। इसी वजह से गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स उसके अगेंस्ट हो गए। उनके नजरिए में ओपेनहाइमर अब एक ऑब्स्टिकल थे। 1954 में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ओपेनहाइमर के सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एक हियरिंग बुलाई। उनके पास्ट कम्युनिस्ट कनेक्शन, उनके फ्रेंड्स और उनकी गर्लफ्रेंड जीन टैटलॉक्स के लिंक सब उठाए गए। हियरिंग एक ह्यूमिलिएशन थी। ओपेनहाइमर को पब्लिक स्टेज पर अपनी लॉयलिटी जस्टिफाई करनी पड़ी। डिसीजन के लिए
न्यूक्लियर था उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दी गई। मतलब वो अब गवर्नमेंट के न्यूक्लियर सीक्रेट्स और प्रोजेक्ट में एक्सेस नहीं रख सकते हैं। जिस इंसान ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड किया था अब उसे अपने ही देश ने सस्पेक्ट बनाकर साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद ओपेनहाइमर ने जिंदगी प्रिंसटन में रिसर्च और लेक्चर में गुजारी। पब्लिक लाइफ में वो एक ट्रेजिक फिगर बन गए, एक हीरो जो अपने ही क्रिएशन से फंस गया। 1963 में प्रेसिडेंट लियोनार्ड बी जॉनसन ने उनको एनरिको फर्मी अवार्ड दिया, एक सिंबॉलिक रिहेबिलिटाइजेशन के रूप में। लेकिन स्कार्स अब भी ठीक नहीं हुए थे। 18 फरवरी 1967 को 62 की एज में थ्रोट कैंसर से रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार न्यू जर्सी में किया गया और एक एरा खत्म हो गया। ओपेनहाइमर के आखिरी दिन प्रिंसटन की खामोशी में गुजरे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान था। वो शख्स जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज को दुनिया के सामने ला दिया था अब अपनी ही बनाई हुई परछाई की बोझ तले दबा हुआ था। उनकी आंखों में वो जीत नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा दिखता। एक साइंटिस्ट जिसने सोचा था कि वो एक जंग खत्म कर रहा है, उसने अनजाने में एक ऐसी दहशत शुरू कर दी जिसका कोई अंत नहीं था। वो अक्सर कहते थे हमने दुनिया को बदल दिया, शायद बेहतर के लिए नहीं। उन्होंने इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने इंसानियत के हाथ में तबाही का वो हथियार दे दिया है जिसे कंट्रोल करना शायद हमारे बस में नहीं। उनका गिल्ट सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी की मौत का नहीं है बल्कि आने वाली उस कल का था जिसे उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्हें डर था कि उनका गैजेट एक दिन पूरी दुनिया को निगल जाएगा। आज उनके जाने के 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई परछाई और गहरी हो चुकी है। आज दुनिया के 9 देश के पास 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। हर बॉम्ब हिरोशिमा में गिरे बॉम्ब्स के कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यह सिर्फ वेयर हाउस में रखे बॉम्ब नहीं है, यह मिसाइल पर लगे हैं, सबमरीन में तैयार हैं, सिर्फ एक गलत ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ओपेनहाइमर का सबसे बड़ा डर शायद सच हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पूरी मानवता की तबाही सिर्फ एक बटन दबाने की पर है। एक गलत फैसला और एक गलत फहमी और सब कुछ खत्म हो सकता है। वो डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड जिसे उन्होंने बनाया था आज भी हमारे सर पर मंडरा रहा है, पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा रियल। शायद ओपेनहाइमर की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, एक याद दिलाने के लिए कि जब इंसान ज्ञान की खोज में खुद को भगवान समझने लगता है तो उसके हाथों से बनी जन्नत जहन्नुम में बदल जाती है।